पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के बाद सेकंड वाला है पी टाइप, है ना। एन टाइप को बनाने का तरीका हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग कभी भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो नया सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, अगर हम बाहर से कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट का मीनिंग होता है +5 वैलेंसी वाली, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। पी टाइप हम लोगों को करना है, तो पी टाइप में क्या होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर एक इम्प्योरिटी ऐड की थी उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, लेकिन इसकी वैलेंसी थोड़ा अलग होगी। अगर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवैलेंट वैलेंसी, एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड कर दें, कहाँ ऐड करेंगे हम लोग, किस में ऐड करते हैं? पी टाइप में नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कौन सा? प्योर फॉर्म। तो अगर किसी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में, मतलब कि इंट्रिंसिक में क्या ऐड करेंगे? ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर, तो क्या बन के तैयार होगा? देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। तो अगर हमको पी टाइप बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंसी कितनी हो? ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 3 हो, +3 हो, है ना। जब +3 ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा वो सेमीकंडक्टर? पी टाइप कहलाएगा। अब हमने +3 ऐड कर दी, लेकिन हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उसमें से हमको पहले देखना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैलेंसी 3 हो, है ना। तो हम उन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी +3 होती है। कौन कौन से होते हैं बताइए? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 या 5? 3 और 5। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 5। एल्युमिनियम की 3 होती है मैडम। एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, बोरॉन भी तो होता है इसमें, एटसेट्रा। तो अगर एल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, इन तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं ऐड करने हैं, तीनों में से कोई एक अगर आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं, तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या कहलाता है? पी टाइप कहलाता है। इसको पी टाइप क्यों कहते हैं वो हमको अभी देखना है, आखिरकार हम उसको पी टाइप नाम क्यों देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो इसकी डेफिनेशन है कि आखिरकार पी टाइप बनता कैसे है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग का मतलब है आखिरकार ये काम कैसे करता है। चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ पी टाइप। मैकेनिज्म ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। आखिरकार पी टाइप काम कैसे करता है? काम कैसे करने का मतलब क्या है कि इसमें करंट कैसे फ्लो होती है। हाउ कैन वी कंडक्ट द करंट इनसाइड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? मैकेनिज्म ऑफ पी टाइप। चलिए, तो देखिए, इसकी जो मैकेनिज्म है वो इसकी डेफिनेशन में छुपी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास एक पहले से क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर पहले से है ना, और हम इसमें क्या करेंगे? एक ट्राईवेलेंट ऐड करेंगे। ट्राईवेलेंट में हम लोग बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं, इंडियम भी ऐड कर सकते हैं और एल्युमिनियम भी ऐड कर सकते हैं। कोई तीनों में से कोई एक ऐड करेंगे, तीनों नहीं ऐड करने होते हैं। ठीक है, तीनों ऐड करेंगे फिर तो सारा मामला ही बिगड़ जाएगा, कोई एक ऐड करना होता है हम लोगों को। तो किस में किसको ऐड करना है? इंट्रिंसिक में ट्राईवेलेंट ऐड करना है। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? इंट्रिंसिक क्या? सेमीकंडक्टर या एटम? सेमीकंडक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
सिलिकॉन या जर्मेनियम का बहुत बड़ा जाल, लैटिस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। लैटिस का मतलब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हों। कैसे जुड़े रहते हैं वो? बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जर्मेनियम को लेके चलते हैं। मान लीजिए ये आपका जर्मेनियम है, इसने जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग की हुई है। यहाँ भी जर्मेनियम है, यहाँ भी आपका जर्मेनियम है, ये भी एक जर्मेनियम है। इधर नीचे भी इसने जर्मेनियम के साथ लैटिस बनाया हुआ है, इधर भी बनाया हुआ है जर्मेनियम के साथ लैटिस, तो ये बन गया। इधर भी बना हुआ है, यहाँ भी रहेगा एक। ठीक है, मतलब पूरा जाल बन के तैयार होगा एक। तो इसको हम लोग अभी देख रहे हैं जिस स्ट्रक्चर में, तो इसको क्या नाम देंगे? ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ये प्योर फॉर्म है ना? नहीं है? कैसा है ये? प्योर फॉर्म। तो इसको आपको क्या करना है? अभी ये इंट्रिंसिक है। अच्छा, जब इंट्रिंसिक होता है तो किसी भी सेमीकंडक्टर का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो इसके भी जो 4 होंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना? इसने बगल वाले से क्या लिया होगा? शेयरिंग की होगी। इससे एक की होगी, इससे की होगी और इससे की होगी। तो इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा, है ना? ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये तो हमारा इंट्रिंसिक हो गया। इसमें हमको क्या करना है? ट्राईवैलेंट मिलाना है। ट्राईवैलेंट का मतलब या तो एल्युमिनियम मिला देंगे या इंडियम या बोरॉन, हम किसी एक को मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर एक +3 वैलेंसी वाला इम्प्योरिटी ऐड कर दी, +3 वैलेंसी इसमें ऐड कर दी। +3 वैलेंसी का मीनिंग क्या है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8। इसके पास कितने हैं? 3। इसको रिक्वायरमेंट कितने की है? 5 की। या तो ये 5 बाहर से गेन कर ले या इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। दोनों ही कंडीशन में इसका स्टेबिलिटी इसको मिल जाएगी। अब जब इसके पास 3 है, एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, इसके पास 3 है, तो ये 5 लेना पसंद करेगा या 3 को देना पसंद करेगा? किस में आसानी होगी? 3 को एक्सिबिट करने में आसानी होगी, क्योंकि उसके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। और 5 को अगर ये बाहर से लेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये क्या करता है? 3 को कोशिश करेगा कि ये एक्सिबिट कर दे, डोनेट कर दे। ठीक है ना? ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड कैसे करते हैं? किसी एक एटम में हटा देते हैं जर्मेनियम को और उसकी जगह पर ये ऐड कर देते हैं। तो मान लिया हमने इतने सारे जर्मेनियम के एटम मिक्स कर रखे थे, जिसमें से ये भी एक जर्मेनियम का था, और यहाँ से हमने एक एटम बाहर निकाल दिया। किसका? जर्मेनियम का। और इसकी जगह पर हमने +3 वैलेंसी यहाँ पर ऐड कर दी, +3। ठीक है, जब तक ऐड नहीं किए थे तब तक यहाँ पे जर्मेनियम था। जब इसको ऐड किए तो हमने एक जर्मेनियम के एटम को किससे रिप्लेस कर दिया? एक एल्युमिनियम के एटम से या ट्राईवैलेंट वैलेंसी के एटम से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक इसके साथ पेयर कर लेगा, है ना? एक इसके साथ पेयर कर लेगा और एक इसके साथ पेयर कर लेगा। इन तीनों ने पेयर बना लिया, तो इनका तो पेयर पूरा हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था, उसको पेयर बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, लेकिन उसके पास एक है नहीं, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 3 ही तो हैं। और यहाँ पे कितने थे? 4 थे। तो 3 का तो पेयरिंग पूरी हो गई, बॉन्डिंग शेयरिंग, लेकिन एक जो है इलेक्ट्रॉन वो खाली छूट गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या ये फ्री है? नहीं है। अगर ये फ्री होता तो पूरे लैटिस में करंट को कंडक्ट कर सकता, लेकिन क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये बाउंडेड है, इसलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। अगर फ्री नहीं बोलेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? केवल मोशन कर सकता है। इसको केवल मोशन करना अलाउड है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर इसको केवल मोशन करना अलाउड है तो फिर ये किस बैंड में पाया जाएगा? वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड? वैलेंस बैंड में, क्योंकि अगर ये मोशन करने के अलावा करंट भी कंडक्ट कर पाता तो ये कंडक्शन बैंड में होता, है ना? तो अभी ये कहाँ है? वैलेंस बैंड में है।
ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये करता क्या है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये यहां से बाहर निकल जाता है, ये यहां से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद मूवमेंट मतलब, नहीं नहीं नहीं, बाहर का मतलब सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, रहेगा आस ही पास है, कहीं और नहीं जाएगा। हम ये थोड़े ना कह रहे हैं कि जैसे इसमें मोशन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इतनी एनर्जी उनके पास नहीं होगी। ठीक है। क्या होता है कि पहले से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, ठीक है ना, पहले से इसमें एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मौजूद था, जर्मेनियम का सपोज कर लेते हैं। फिर हमने इसमें क्या किया है, बाहर से एक ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है। ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, एग्जाम्पल के रूप में एल्युमिनियम को ऐड कर दिया हमने। तो एल्युमिनियम को ऐड करने से यहाँ से जो एटम होगा जर्मेनियम का वो बाहर निकल आएगा, और वहाँ पर कौन आ जाएगा, एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम जर्मेनियम को रिप्लेस कर देगा। अरे ये बाहर निकल के कैसे आएगा अपने आप, हमको बताइए जरा, इसके अंदर एटम्स हैं, इसमें से एक एटम बाहर कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। रिप्लेसमेंट मिक्सचर, पानी के अंदर शुगर कैसे मिलती है, पानी के एटम होते हैं उनके बीच में शुगर के एटम जा करके बैठ जाते हैं, तभी तो मिक्स हो जाती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये बाहर नहीं आ सकता सरफेस से। ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, +3। कैसे रिप्लेस होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा, इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा। तो 1 2 3, 3 तो पेयर हो गए। ये जो एक चौथा खाली छूट गया है, ये पेयर नहीं बना पा रहा है। रीज़न, क्योंकि इसके पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन थे खाली, जिन्होंने यहाँ पर आकर के पेयर बना लिया। अब ये चाहता है कि हम भी पेयर बना लें, क्योंकि हमारे सारे साथियों ने तो पेयरिंग कर ली, हम अकेले रह गए हैं, हमको भी पेयर बनाना है। तो ये क्या करेगा, पेयर कैसे बनाएगा, ये अपने अगल बगल वाले जो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इनसे एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था एक, और ये इसके साथ पेयर बनाना चाहता है, तो इसको इस तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इसके पास आ जाएगा, और पेयर बन जाएगा यहाँ पर, ये भी पेयर बन गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला है और यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच के उसने पेयर बना लिया है, तो इस जगह पर क्या होगा, एक स्पेस वैकेंट हो जाएगा, खाली जगह छूट जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो एक होल बन गया, है ना। ये जो होल क्या करेगा, ये होल अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैच कर लेगा, क्योंकि प्लस क्या करता है, माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है। तो ये होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ गया, तो यहाँ फिर से होल बन गया, दूसरा होल बन गया। अब ये वाला होल क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ डिफ्यूजन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपस में डिफ्यूजन होने की वजह से न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, पेयरिंग केवल यहाँ होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद कोई भी पेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन बनेगा, होल बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने से क्या होगा, दोनों डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे यहाँ से अट्रैक्ट हुए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए हैं, यहाँ से अट्रैक्ट हुए हैं, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन प्रोसेस चलती रहेगी। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए हैं, वहाँ वहाँ पर क्या बना है, देखिए, होल होल होल, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इसका क्या मतलब है कि पेंटावैलेंट जब ऐड, सॉरी, ट्राईवैलेंट जब ऐड करते हैं, पी टाइप जब बनाते हैं सेमीकंडक्टर, तो उसमें क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनते। तो एल्युमिनियम को अगर हम लोग ऐड नहीं करते सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो क्या ये पहला वाला होल बनता,
नहीं बनता ना। तो एल्युमिनियम को क्योंकि हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया है, इस वजह से होल बन रहे हैं। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है? होल बनाने का काम कर रहा है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को जिस जो एल्युमिनियम से आए हैं, इनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये इंट्रिंसिक, है ना, है ना। ये प्लस था, प्लस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। अगर ये ना खींचता तो क्या ये वाला होल बनता? एक ही होल बन के तैयार हो जाता, दोबारा अगला वाला होल बन ही नहीं पाता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्लस हैं मतलब होल्स हैं, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? एज अ एक्सेप्टर, एक्सेप्ट ही तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। हमने ये वाला ऐड किया, ये तीन यहाँ पर एक्सेप्ट ही तो हुए, इसकी वजह से होल बना, अट्रैक्शन की वजह से। फिर इसने इसको एक्सेप्ट किया तभी तो होल बना, इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तभी तो होल बना। तो यहाँ पे जो होल बनते हैं वो एक तो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, चार्ज कहे जाते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है देखिए, यहाँ पर जब एक्सटेंसिक यानी कि पी टाइप बन के तैयार हो जाता है, तो मेजॉरिटी में कौन होता है? होल्स या इलेक्ट्रॉन्स? होल्स होते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि एन टाइप में क्या था? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? होल्स हैं। तो माइनॉरिटी में फिर कौन होगा? क्योंकि देखिए होल्स लगातार बनते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटीज में होंगे, ठीक। बोलिए, समझ आया? अब एक बात बताइए, अगर हम इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगा वो किस पर करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स पर करेगा, इन होल्स पर करेगा, दोनों पर तो करेगा। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इनको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स लगा करके, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है ऑन द चार्जेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये पेयर में है, बॉन्ड बना रखे हैं, शेयरिंग में है। तो इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं होंगे, और ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे बाउंडेड हैं विद द न्यूक्लियस। अब अगर ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो मूव फिर कौन करेगा? जो मूव कर सकता है यहाँ पर, और मूव कर सकने वाला कौन है? होल्स हैं। तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब किस तरफ जाएंगे? देखिए यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, इस तरफ तो सारा प्लस है, और इस साइड में सारा क्या है? माइनस है। हमको पता है कि नेगेटिव जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये होल्स हैं, ये इस तरफ जाएंगे ना, ये होल्स इस तरफ चलेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ होल्स क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यही तो होगी, मतलब होल्स। और किसी भी मटेरियल में या वायर में इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं, करंट उसकी उल्टी चलती है, और जिस तरफ को करंट चलती है उसी तरफ को पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से इस तरफ को जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो करंट भी तो लेफ्ट टू राइट जा रही होगी। हो गया, करंट का फ्लो हो गया, बस हमारा काम खत्म हो गया। क्योंकि हमको सेमीकंडक्टर में करंट ही तो फ्लो कराना होता है, यही तो उसकी वर्किंग है। करंट फ्लो हो गई, समझ आया? अब इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो पेयर बन जाता है ना, पेयर बन जाता है। पेयर बनने के बाद पहला वाला होल यहाँ पर बनता है ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है अपनी तरफ, तो यहाँ पर स्पेस खाली छूट जाता है, और वहाँ पर क्या बनता है? होल बनता है। फिर दूसरा होल बनता है, फिर तीसरा होल बनता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, सो ऑन होल्स बनते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं? होल्स। तो होल्स आर इन, किसमें होते हैं? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में कौन है? होल्स हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? आर इन माइनॉरिटी। ठीक है, चलिए, अगर होल्स मेजॉरिटी में हैं तो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगी? होल्स की वजह से। सो होल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर।
majority charge carriers, and electrons are called, इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली छूट गया था विदाउट पेयरिंग, इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचा, पेयर बना लिया, और यहाँ पर क्या बन गया? होल। इस होल ने क्या किया? इस होल ने अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इससे यहाँ पर होल बन गया। तो ये वाला होल इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है ना। और खींचने वाला अपनी तरफ फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद ये क्या करता है? डिफ्यूज कर लेता है खुद को। और डिफ्यूजन कब होगा? जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो डिफ्यूजन होगा। अगर एक्सेप्ट ना करता, रिजेक्ट कर देता, तो क्या डिफ्यूजन होता? बताइए, क्या डिफ्यूजन होता? नहीं होता ना। तो यहाँ पर अगर ये तीन एल्युमिनियम की बजाय, है ना, अगर तीन एल्युमिनियम वैलेंसी का एलिमेंट ऐड करने के बजाय हम कोई और ऐड करते, तो क्या ये एक्सेप्टर वाली प्रोसेस हो पाती? नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एल्युमिनियम को ऐड करने से क्या हो रहा है? एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एल्युमिनियम को ऐड करने से एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ये इसको अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर होल बनेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं? है ना। तो एक्सेप्ट अभी तो हो रहा है, और एक्सेप्ट किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? एल्युमिनियम को ऐड करने की वजह से। तो क्योंकि एल्युमिनियम का एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, देयरफॉर ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेयर या इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एल्युमिनियम is called acceptor atom because it accepts the, किस चीज को एक्सेप्ट करता है ये? बिकॉज इट्स एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो गया। हमने एक यहाँ पर एल्युमिनियम को ऐड किया, एक एटम ऐड किया ना, एक ही तो मिलाया है +3 वैलेंसी, तो उसकी वजह से एक होल बन गया। ये पहला होल जो बना था वो तभी तो बना जब हमने एल्युमिनियम को यहाँ पर ऐड किया। अगर हम एल्युमिनियम को ऐड ही ना करते तो होल बनते ही नहीं, और ये जैसे का तैसा वर्क करता रहता, है ना। तो एल्युमिनियम को ऐड करने से क्या बना? एक होल बना। कितने एल्युमिनियम हमने ऐड किए? एक। तो एक एटम ऑफ एल्युमिनियम ऐड करने से एक होल बनता है। अगर हमको 100 होल चाहिए तो क्या करें? फिर से सुनिए, एक एल्युमिनियम के एटम को ऐड करने से कितने होल बने? एक बना। एक ही तो बना, यही तो बना था। अरे, वो तो बात की बात है, सबसे पहले कौन बना? एक ही तो बना था, इसकी वजह से ये बना। तो पहले एक ही तो बना था। अगर हम ये एल्युमिनियम का एटम इसमें ऐड नहीं करते, तो क्या ये वाला होल बनता? नहीं बनता, है ना। तो एक एल्युमिनियम का एटम ऐड करने से कितने होल बनते हैं? एक बनता है। तो अगर हमको 100 होल चाहिए,
तो 100 एल्युमिनियम हमको ऐड करने पड़ेंगे। अगर हमको 1,00,000 होल्स चाहिए तो हमको 1,00,000 एल्युमिनियम ऐड करने पड़ेंगे। मतलब मतलब कि जितने ज़्यादा हमें होल चाहिए होंगे उतना ज़्यादा हम एल्युमिनियम को यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से, और जितना कम हमको होल चाहिए होंगे उतना ही कम एल्युमिनियम को ऐड करेंगे। यही तो हुआ। यहाँ पे होल्स क्या कर रहे हैं? चार्ज कैरियर, चार्ज कंडक्ट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? तो अगर 100 होल्स बने हैं तो वो करंट 100 एम्पियर दे रहे हैं। अगर 200 होल्स बनेंगे तो 200 एम्पियर करंट देंगे। अगर 1,00,000 होल बनेंगे तो 1,00,000 एम्पियर करंट देंगे। मतलब करंट का ज्यादा या कम होना किस पे डिपेंड कर रहा है? होल्स के नंबर पे, है ना? और होल्स का नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? एडिंग ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे हमने उतना ही ज्यादा एल्यूमिनियम ऐड किया होगा, है ना? तो क्या हम इस पी टाइप की कंडक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं? अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से घटा सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ होल्स को कंट्रोल करके। अगर हमको ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए तो हम नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा देंगे। अगर हमको कम कंडक्टिविटी चाहिए तो नंबर ऑफ होल्स को कम कर देंगे। और ये कम और ज्यादा कैसे होगी? एल्युमिनियम को कम या ज़्यादा करके। अगर एल्युमिनियम ज़्यादा ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ होल्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, एल्युमिनियम कम कर देंगे तो नंबर ऑफ होल्स अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे, है ना? तो जैसे कि एन टाइप में था हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते थे, वैसा ही पी टाइप में हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये हमारे बस में है। जबकि इंट्रिंसिक में बस में नहीं था, वो अपने आप बढ़ता था, कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाती थी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन इन दोनों में सारा का सारा किसका रोल है? हमारा। ठीक है ना? अब ये पी टाइप की वर्किंग खत्म हो जाती है। अब इसका एनर्जी डायग्राम देख लीजिए। एनर्जी ग्राफ ऑफ किसका? पी टाइप। एनर्जी ग्राफ ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, ये एनर्जी ग्राफ बनेगा। एनर्जी ग्राफ में क्या होता है? एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ये देखिए, और इनके बीच में एनर्जी गैप होता है। ठीक है? देखिए, पी टाइप को बनाने से पहले ये सेमीकंडक्टर अपने प्योर फॉर्म में था। प्योर फॉर्म का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खास बात क्या होती है कि कुछ उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में। और कुछ कहाँ पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। जब तक हमने इसमें एल्युमिनियम को ऐड नहीं किया था तब तक ये ग्राफ इस तरीके से बना था। पार्शियली वैलेंस बैंड फिल था और पार्शियली कंडक्शन बैंड फिल था जर्मेनियम का। अब हमने क्या किया? इसमें से हमने ऐड कर दिया एल्युमिनियम को, +3 वैलेंसी। तो उसमें से कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर कर लेंगे एल्युमिनियम के साथ, जर्मेनियम के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तो 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, एक खाली छूट जाएगा। जो खाली छूट जाता है वो होल बना देता है ना? जो खाली छूट जाता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ होल बन जाता है, उसने तो होल बनाया। तो वो क्या करता है? वो होल बना लेता है। उस होल की एनर्जी कितनी होती है? उस होल की एनर्जी कितनी होती है? तो उस होल की एनर्जी वैलेंस बैंड के बहुत नजदीक में रहती है, यहां पर होती है। ये ठीक है? ये जो होल बनके तैयार होता है पहला वाला, ये वाला, इसके पास एनर्जी कितनी होती है होल के पास? तो वैलेंस बैंड से थोड़ी सी ज्यादा और कंडक्शन बैंड से कम, ये एनर्जी होती है। अगर कोई पूछे लगभग कितनी, वैलेंस बैंड से ज्यादा लेकिन कंडक्शन बैंड से कम, तो कितनी कम कितनी ज्यादा? तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ठीक है? और ये जो डायग्राम है एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। तो कौन सा एनर्जी लेवल है ये होल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना? तो ये एक्सेप्टर कहलाएगा। और ये एक्सेप्टर होल इस एनर्जी लेवल में पाया जा रहा है, लाई कर रहा है। देयरफॉर ये क्या कहलाएगा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो होल बनेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? अभी देखो कंडक्शन बैंड से तो दूर है लेकिन वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब इसके पास, इस होल के पास जो एनर्जी है
इस पॉजिटिव आयन के पास जो एनर्जी है, पॉजिटिव चार्ज के पास जो एनर्जी है, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना। अगर वैलेंस बैंड के बराबर एनर्जी होती तब तो वो यहां लाई करता, लेकिन इसके पास एनर्जी वैलेंस बैंड से तो ज्यादा है, लेकिन कम किससे है? कंडक्शन बैंड से। तो हम क्या करें, अगर हमको इसको यहां से उठा के कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नली इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी हम कैसे देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा करके। ठीक है। जैसे इसको हम थर्मली हीट करेंगे, हल्का सा हीट करेंगे, तो क्या होगा? इसके पास एनर्जी आ जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगा, और ये इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और क्या स्टार्ट कर देगा? करंट का फ्लो। और हमारा पी टाइप का मैकेनिज्म वर्किंग पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है? करंट फ्लो कराना। करंट हमारा फ्लो कर गया, काम खत्म। ठीक है। पूरी मैकेनिज्म समझ में आई? बस पी टाइप खत्म। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ज़्यादा होता है, तो वो हमने यहाँ दे दिखाया है। अगर होल्स का नंबर ज़्यादा है तो करंट किसकी वजह से ज़्यादा होगी? होल्स की वजह से। किससे ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन के करंट से। इसके अलावा द नेट चार्ज ऑफ पी एंड एन टाइप इज जीरो। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों का नेट चार्ज हमेशा कैसा रहता है? जीरो रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पी एन जंक्शन। देखिए अभी हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप अलग अलग पढ़ा था। पी टाइप की वर्किंग पढ़ी थी, एन टाइप की वर्किंग पढ़ी थी। पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं? होल्स होते हैं, है ना। तो पी टाइप में करंट कौन प्रोवाइड कराता है? इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में करंट कौन प्रोवाइड कराता है? होल्स कराते हैं। ठीक है। एन टाइप में होल्स कराते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं। अभी तो लिखा आपने, एन टाइप में होल्स करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो देखिए ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ पर एक पी टाइप था, यहाँ पर एक एन टाइप था। पी टाइप में होल्स रहते हैं ज़्यादा, है ना। पी टाइप में होल्स की नंबर ज़्यादा होती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं माइनॉरिटीज़ में। एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटीज़ में होते हैं और होल्स माइनॉरिटीज़ में होते हैं। देखिए ये है पी टाइप एन टाइप जंक्शन का एक सर्किट डायग्राम। इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या किया है, एक डब्बा पी टाइप का लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और दोनों को ला करके ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इन दोनों सरफेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल हैं, इस लाइन के राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास अपोजिट चार्ज होता है। यहाँ देखिए ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के पास अपोजिट चार्ज है। क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना। कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ? कौन किसकी तरफ जाएगा? या दोनों जाएंगे? दोनों जाएंगे या कोई एक जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। हाँ, सोच के बताइए कौन किसकी तरफ जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स दोनों पे लगेगा या किसी एक पर लगेगा? दोनों पर लगेगा।
ओके, किस पे लगेगा और किसकी वजह से लगेगा? किस चार्ज पर लगेगा और किस चार्ज की वजह से लगेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव की तरफ सारे प्लस वाले चले जाएंगे। आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही तो हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अगर मास आप देखेंगे तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। कितना कम? लगभग 2000 गुना कम होता है। 2000 गुना। मतलब अगर हम ये मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का, तो एक प्रोटॉन फिर कितने ग्राम का होगा? 2000 ग्राम का होगा। ठीक है। तो भारी कौन हुआ? पॉजिटिव। जो ज़्यादा भारी होता है उसको खिसकाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो कम भारी होता है वो हल्के फोर्स से भी डिस्प्लेस हो जाता है। तो जैसे इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमने एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लगाया नहीं है इनको धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए। ये केवल अट्रैक्शन फोर्स से ही दूसरे की तरफ जाएंगे, और जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे की ओर लगेगा। तो ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, है ना। न्यूटन का ग्रेविटी लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है। आपने कहीं पढ़ा होगा कि न्यूटन का जो ग्रेविटी लॉ है वो कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन मास। देखिए, ए प्रोपोर्शन टू m1 m2 होता है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है तो इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, है ना। इन दोनों में देखिए भाई, मास जो होता है अगर बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मास हमारा कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसका मास ज़्यादा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा, इसका मास कम, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम। तो कौन किसकी तरफ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्रोटॉन्स की साइड में। चलिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खिसक करके यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है। ठीक। यहां से चलेगा इलेक्ट्रॉन और इसकी तरफ आ जाएगा, और जैसे ही ये प्रोटॉन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों में डिफ्यूजन हो जाएगा, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जाकर के डिफ्यूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जाकर के डिफ्यूज कर देगा, है ना। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज का अगर कहीं मोशन होता है तो उससे करंट फ्लो करती है। चार्ज अगर कहीं पर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अगर चार्ज कहीं चल रहा होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक है। तो चार्ज यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, यहाँ से चल के यहाँ तक आया है। तो जहाँ से चार्ज चला है और जहाँ तक गया है इसके बीच में क्या फ्लो करेगी? करंट। क्यों फ्लो करेगी? क्योंकि चार्ज चल रहा है। यहाँ भी करंट फ्लो करेगी। मतलब इस पूरे पोर्शन में क्या फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी। ये जो करंट होती है वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूज होने की वजह से फ्लो करती है। ठीक है ना। इसलिए हम इस करंट को क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन करंट। ठीक। तो हमने इसको क्या नाम दिया? डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट क्यों फ्लो हो रही है? रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चल के प्रोटॉन को आकर के क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला और इसमें आकर के इसने इसको डिफ्यूज कर दिया, इसने भी डिफ्यूज कर दिया, इसने भी डिफ्यूज कर दिया। इसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन ये हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, देखिए, हैं। और न्यूटन का जो रूल ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल्स। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उल्टा है, देखिए, रेसिप्रोकल है। अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को आप कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। रेसिप्रोकल है। इनके साथ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगेगा? बहुत कम लगेगा। और अगर कम लगेगा तो ये जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। ठीक है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको नहीं खींच पाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ नहीं आ पाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ नहीं आ पाएगा।
ठीक है। तो जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इस पी टाइप के प्रोटॉन्स की तरफ नहीं आ पाएंगे या होल्स की तरफ नहीं आ पाएंगे, तो क्या इनकी वजह से करंट फ्लो करेगी? नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि चल के आ ही नहीं पाए। अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो क्या डिफ्यूजन करंट इनकी वजह से फ्लो करेगी? नहीं करेगी। तो डिफ्यूजन करंट जो थी वो सिर्फ इनकी वजह से फ्लो कर रही थी, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नंबर में कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नंबर में कम है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डिफ्यूजन करंट फ्लो कर रहे थे वो भी कैसी होगी? कम होगी। कमी तो होगी। तो डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल। कैसी होगी? स्मॉल, है ना। क्यों स्मॉल होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? कम हैं, नंबर्स में कम है। अगर बहुत ज़्यादा होते तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती, है ना। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा इसकी तरफ, तुरंत डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन चल करके इस लाइन को क्रॉस करके आ करके इस पी टाइप के होल को डिफ्यूज कर देगा, चार्ज लेस कर देगा, तुरंत ये डिफ्यूजन करंट खत्म हो जाएगी। क्योंकि करंट, जो डिफ्यूजन करंट थी उसका सोर्स क्या था? ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे। जब इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पहुँच गए और करंट को डिफ्यूज कर दिया, सॉरी प्रोटॉन्स को या होल्स को डिफ्यूज कर दिया, तो डिफ्यूजन करंट भी खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन करंट स्मॉल है। कब? एट स्टार्टिंग। शुरू में डिफ्यूजन करंट कैसी होती है? स्मॉल होती है। एंड उसके बाद क्या होती है? आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है? ये बिकम्स जीरो। जीरो हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक समझ आया? ठीक है। अब देखिए आगे की प्रोसेस। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आए और इसमें आकर के इसको डिफ्यूज कर दिए। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन चल के यहां पहुंच गया, देखिए ये ऊपर वाले का है, दूसरा डायग्राम है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच गया। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर स्पेस खाली छूट गया। उस स्पेस की जगह पर क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज, यानी कि होल बन जाएगा। तो यहाँ पे इस लाइन के बगल वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गए पी टाइप की तरफ, वहां सारा वैकेंट हो गया प्लेस। और जब प्लेस वैकेंट हो गया तो वहां पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो इस लाइन के, ये लाइन थी पहले, ये पहले लाइन थी, ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप से चल के पी टाइप में आए हैं। तो यहाँ पे स्पेस खाली छूटा होगा ना इस जगह पे। तो यहाँ पे हम इतना मान लेते हैं स्पेस। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? सॉरी, यहाँ पर क्या बन गया? प्लस। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो गया, तो यहाँ पर क्या बना? प्लस। और ये वाला गया तो यहाँ पर क्या बना? प्लस। ठीक है। तो अभी तक एन टाइप में केवल सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब कुछ होल्स भी बनने शुरू हो गए। ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ होती है। इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया ना। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया? माइनस। यहाँ भी कौन सा आ गया? माइनस। ये सारे देखिए इधर माइनस आ गए। ठीक है, समझ आया? अब इधर देखिए, ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस और माइनस जब एक सरफेस पे होते हैं, प्लस और माइनस, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, जब एक सरफेस पे आते हैं तो क्या बनाते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किधर बनेगी? फ्रॉम प्लस टू माइनस। बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पार्टिकल पर एक फोर्स लगाती है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पार्टिकल्स पर एक क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है? F इक्वल टू क्यू ई, क्यू इंटू ई। ठीक है। ये उस फोर्स की वैल्यू है जो कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है।
यहाँ भी तो फोर्स लगेगा। फोर्स किस तरफ से किस तरफ को लगेगा? फ्रॉम प्लस टू माइनस। ठीक है, इधर देखते रहिए पहले। अब इतना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, तो ये जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा? इस एरिया में लग रहा होगा, है ना? इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? इस एरिया में क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स लगाती है। तो यहां पर एक पतली सी लेयर बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पतली सी लेयर यहां बन जाएगी। वो लेयर क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, क्या बन गई ये? डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ में आया? अब डिप्लेशन लेयर की वर्किंग देखिए। ये लेयर यहां पर बन गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? फोर्स लगाती है। अब ये प्रोटॉन जब इस लेयर को पार करके एन टाइप की ओर जाना चाहेंगे, पी टाइप के होल्स इस लेयर को पार करके जब एन टाइप की ओर जाना चाहेंगे, तो क्या ये वाला जो लेयर है, क्या इनको जाने देगी? नहीं जाने देगी, है ना? क्यों नहीं जाने देगी, इसको समझिए। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इनकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल बन जाएगा, इनकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल बन जाएगा, है ना? तो दो टाइप के पोटेंशियल बन जाएंगे। ठीक, एक प्लस की वजह से और एक माइनस की वजह से। इन दोनों में से जो प्लस वाला पोटेंशियल होता है वो हमेशा हाई होता है, और जो माइनस वाला पोटेंशियल होता है वो हमेशा लो होता है। ठीक है, ठीक। अब आगे की प्रोसेस देखिए। ये डिप्लेशन लेयर है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, यहाँ सारे प्लस प्लस हैं, यहाँ पर माइनस माइनस है। ठीक है, यहाँ पर सारे माइनस माइनस हैं। एन टाइप में माइनस मेजोरिटीज में होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस चार्ज होगा। ये क्या बनेगा? एक डिप्लेशन लेयर। यहाँ पर क्या बनेगा? डिप्लेशन लेयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिप्लेशन लेयर बन गई है। आगे की प्रोसेस समझिए। ये वाला कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज था। ये वाला कौन सा चार्ज है? माइनस। तो प्लस और माइनस के कंपैरिजन में पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है? प्लस का ज्यादा होता है। तो प्लस का अगर ज्यादा है तो माइनस का क्या होता है? कम होता है। तो ज्यादा कम का मतलब प्लस अगर यहां पर है तो माइनस यहां पर होगा। तो प्लस वाला पोटेंशियल अगर यहां पर हम मान लें, ये मान लीजिए, मान लेते हैं प्लस का पोटेंशियल का साइन है, तो माइनस का पोटेंशियल इससे कम होगा, तो हम मान लेते हैं यहां पर होगा। ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। ठीक है ना? ये दोनों क्या क्या करेंगे? अपना अपना काम करेंगे। प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ नहीं जाने देगा। ये वाला जो पी टाइप का होल है वो इस बैरियर, इस पोटेंशियल को क्रॉस करके इस तरफ नहीं जा पाएगा। अगर जाना भी चाहेगा तो ये जो बीच में आप जगह देख रहे हैं डिप्लेशन लेयर, ये इसको रोक लेगी, है ना? तो इस डिप्लेशन लेयर की वजह से ये पी टाइप के होल्स एन टाइप की ओर नहीं जा पाएंगे, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की होल्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। जबकि जब ये डिप्लेशन लेयर नहीं बनी थी तब तो जा रहे थे ना, देखिए, तब जा रहे थे ना। और जैसे ही डिप्लेशन लेयर बनी तुरंत क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। ठीक है, तो इस लेयर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को होल की तरफ और होल्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने से रोका, है ना? और रोकने का काम हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि बैरियर लगा देना भी तो होता है। बैरियर लगा दीजिए, रुक आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये बैरियर लगा है कि नहीं एक तरह से? और ये बैरियर किसकी वजह से है? पोटेंशियल की वजह से है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज की वजह से है। तो क्योंकि ये बैरियर जो बना हुआ है ये चार्जेस की वजह से है, ड्यू टू पोटेंशियल है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर एक तरह से वो जो आपने देखा होगा टोल टैक्स पे लगा होता है बैरियर, बस वैसे समझ लीजिए। आप चुंगी दीजिए, टैक्स पे करिए, डंडा ऐसे खड़ा हो जाता है, आप निकल जाइए। यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ भी आप टैक्स देंगे, उसके बाद नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, और हो सकता है पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जा पाएगा, लेकिन बिना टैक्स पे किए ये नहीं जाने देगा। कुछ ऐसा ऐसा है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया?
अब ये जो बैरियर है, इसके राइट हैंड साइड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बैरियर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? प्रोटॉन। क्या ये प्रोटॉन एन टाइप की ओर इस बैरियर को क्रॉस करके जा पाएंगे? जाने नहीं देगा ये। क्या इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर आ पाएंगे? जाने नहीं देगा ये, है ना। अगर जाने नहीं देगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स की तरफ, होल्स की तरफ, और पी टाइप के होल्स का एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आना जाना पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो पी एन जंक्शन से क्या करंट फ्लो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर पी एन जंक्शन से करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी, तो इसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि हमारा काम होता है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसमें से करंट फ्लो हो जाए हर मौसम में, चाहे गर्मी में हो, चाहे बरसात में, चाहे ठंडी में। लेकिन इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो कर रही है ना। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर, दोनों एक है तो हैं, है ना। हम अगर किसी भी तरीके से इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म कर पाएं, अगर हम किसी भी तरीके से इस बैरियर को खत्म कर पाएं, तो क्या करंट फ्लो नहीं होगी? देखो, पहले यहां पर बैरियर था क्या? नहीं था ना। और जब नहीं था तो करंट फ्लो कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कौन सी करंट थी वो? डिफ्यूजन करंट। भले ही वो डिफ्यूजन हो, लेकिन करंट तो थी। लेकिन जैसे ही ये बन के तैयार हो गया पोटेंशियल बैरियर, करंट का फ्लो बंद हो गया। तो हम तो ये सोचेंगे कि पहले वाला केस ही बेटर था, कुछ तो करंट मिल ही रही थी, अब तो वो भी नहीं मिल रही है ना। लेकिन हमको करंट फ्लो कराना है, ये हमारा काम ही है, ज़बरदस्ती से फ्लो कराना है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसा बनाएंगे सिस्टम, ताकि इन दोनों चार्जेस की वजह से करंट फ्लो हो जाए, मतलब ये जो बैरियर है ये खत्म हो जाए। क्योंकि अगर ये बैरियर नहीं खत्म होगा, तो शायद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तरफ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं जा पाएंगे, और अगर जा नहीं पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो हमारा मकसद अब क्या रहेगा? करंट को फ्लो कराना। चलिए, तो हमारे पास पीएन जंक्शन हमने बनाया था, और उसमें डिफ्यूजन करंट भी फ्लो कराई थी। ये था P, ये था N। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, है ना। ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। क्यों ये पोटेंशियल बैरियर कहलाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप के होल्स की तरफ जाने से रोकता है, एक टाइप के बैरियर का काम करता है ये। और ये किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है जो, है ना। ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि P और N जंक्शन में करंट फ्लो हो जाए। ये जंक्शन ही तो है। जब एक P टाइप को N टाइप के संग जोड़ दिया जाता है तो एक जंक्शन कहलाता है। ठीक है। हमारा मकसद क्या है? कि इसमें करंट फ्लो हो जाए। और करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है ना। अगर ये बैरियर को यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चल के इसको पार करके यहाँ आ जाएंगे, और करंट फ्लो हो जाएगी। चार्जेस का चलना मतलब करंट का फ्लो होना। तो हम इसको हटाना चाहते हैं। अब ये है क्या? ये क्या है? ये एक तरह से पोटेंशियल है, जो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल यहाँ बनता है, वो है ये। और देखिए, क्योंकि प्लस का पोटेंशियल हाई होता है और माइनस का पोटेंशियल लो होता है, तो इस वजह से ये नीचे है और ये ऊपर है ना। और इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है जिसने पोटेंशियल डिफरेंस को बनाया हुआ है। अगर हम इस लाइन को ख़त्म कर पाएं और इस पोटेंशियल को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दें, इस वाले पोटेंशियल को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएं, इस जगह पर, इनकी सीध में, यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर लाइन पे आ जाएंगे। तो क्या ये लाइन, ये बैरियर ख़त्म नहीं हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा ना। और ये बैरियर ख़त्म कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के बराबर आ जाए, तभी तो ख़त्म होगा। इसका मतलब क्या है? कि हम इस पोटेंशियल को अगर इसके बराबर कर दें, तो बैरियर ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है। अब ये ख़त्म कैसे होगा? अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होती खुद, तो क्या ये यहाँ पर होते? वो इसके बराबर ना आ जाते? ये यहाँ पे क्यों हैं? ये वाले होल्स यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी कम है। अगर हम इस एनर्जी को बढ़ा दें,
मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी है उसको हम इंक्रीज कर दें, और कितनी इंक्रीज करें? होल्स की एनर्जी के बराबर। तो फिर क्या होगा? बैरियर खत्म हो जाएगा। तो हम इस बैरियर को खत्म कर सकते हैं। हाउ? कैसे? बाय द वे ऑफ गिविंग एनर्जी टू द, किसको एनर्जी देना? इलेक्ट्रॉन्स। कितनी देना? जिससे वो होल्स की एनर्जी के बराबर आ जाए, एंड देन बैरियर स्टॉप्स। हाँ, बैरियर खत्म और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब एनर्जी देंगे तो इस एनर्जी देने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइसिंग बोलते हैं। बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब क्या है? एनर्जी देना। अच्छा, नेगेटिव चार्ज को एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ? करंट देना ना, तभी तो एनर्जी मिलेगी इनको, है ना? तो नेगेटिव चार्ज में करंट या पोटेंशियल अप्लाई करना एनर्जी देना होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइसिंग। तो बाइसिंग की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम एनी पीएन जंक्शन is called बाइसिंग। तो बाइसिंग क्या होती है? पीएन जंक्शन में करंट फ्लो कराना, है ना? करंट फ्लो कराने की प्रोसेस क्या कहलाती है? बाइसिंग कहलाती है। और जब करंट फ्लो कराएंगे तभी तो इनको एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो नेगेटिव वाले खिसक के पॉजिटिव के बगल में आ जाएंगे, बराबर में आ जाएंगे, और ये बैरियर खत्म हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये जो बाइसिंग होती है ये दो टाइप की होती है। टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग, मतलब हम दो तरीके से इसको एनर्जी दे सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। कौन कौन सी? पहली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। ठीक, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हो गया।